हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था आपके 29 नंबर चैप्टर, अध्याय 29, और इसका नाम था मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना ये टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। और अंतःस्रावी ग्रंथियां लगभग हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि, फिर थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, और जो सबसे अंतिम ग्रंथि हम पढ़ रहे थे अधिवृक ग्रंथि। मैंने आपको बताया था, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा था, अधिवृक यानी वृक के ऊपर स्थित। तो अधिवृक ग्रंथि के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि यह वृक या किडनी पर पाई जाती है और हमारे शरीर के अंदर वृकों की संख्या 2 होती है। तो अधिवृक ग्रंथि भी कितनी होगी? 2, क्योंकि प्रत्येक वृक पर एक अधिवृक ग्रंथि है वो उपस्थित होती है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो अधिवृक ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं। बाहर वाला भाग होता है कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग होता है मेड्यूला। जो बाहरी भाग है कॉर्टेक्स, या इसको हिंदी में वल्कुट बोलते हैं, जो आंतरिक भाग है उसको मेड्यूला या मध्यांश बोलते हैं। तो इसके जो 2 भाग है, दोनों भागों के द्वारा अलग अलग हार्मोन स्रावित किए जाएंगे। यानी इसके 2 भाग है। पहला भाग है अधिवृक वल्कुट, या उसको कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं हम, अधिवृक वल्कुट। और दूसरा भाग है अधिवृक मध्यांश या मेड्यूला। ठीक है। ये जो दोनों भाग है अधिवृक वल्कुट और अधिवृक मध्यांश, इन दोनों भागों के द्वारा भी अलग अलग हार्मोनों का निर्माण किया जाएगा। तो जो अधिवृक वल्कुट है इसके द्वारा 2 हार्मोन निकलते हैं। एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो अधिवृक वल्कुट है यानी बाहर वाला भाग है, इसके द्वारा 2 हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। दोनों हार्मोन कौन कौन से? एक तो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाएंगे। तो देखिए, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये किससे निकलता है? अधिवृक वल्कुट से निकलता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी किससे निकलता है? अधिवृक वल्कुट से निकलता है। ठीक है। तो देखिए, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका जो हार्मोन है उसका नाम है कार्टिसोल। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल्स यानी लवणों का शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोला जाता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और वृक्क के अंदर जो आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए जो हार्मोन निकलता है उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और इसका नाम क्या? एल्डोस्टेरोन। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो शर्करा के नियमन नियंत्रण का कार्य करता है, उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है, और हमारे शरीर में इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ठीक है। उसी प्रकार जो अधिवृक मध्यांश है इसके द्वारा भी 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलेगा एड्रीनलिन, या इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। ये जो दोनों हार्मोन है एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं।
एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन दोनों हार्मोन है, वो वलकुट के मध्य वाले भाग से यानी आंतरिक भाग से निकलता है, जिसको अधिवृक्क मध्यांश बोला जाता है। तो आपको नाम देके भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन किस भाग से निकलता है। तो अधिवृक्क वलकुट से निकलता है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, जबकि अधिवृक्क मेडुला से निकलते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। नोट कर लीजिए। फिर हम चारों हार्मोनों को विस्तार से पढ़ते हैं कि इन हार्मोनों के द्वारा शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती है, किन किन क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन हार्मोनों को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और उसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टेरोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन। देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है यानी शरीर के अंदर लवणों का, आयनों का संतुलन बनाए रखता है। और ये क्या करता है कि जो वृक्क के द्वारा जब रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, मूत्र का निर्माण होता है, तो ये हार्मोन काम करता है। ये जो एक्स्ट्रा आयन है उनको मूत्र में स्रावित करवाता है, और जो शरीर में काम के आयन है उनको मूत्र में से वापस खींचता है। तो हमारे शरीर में सोडियम और क्लोराइड आयन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, जो मूत्र का निस्यंदन हो रहा है उसमें से ये सोडियम क्लोराइड आयन को वापस खींच लेगा और रक्त के अंदर डाल देगा। जबकि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन है उसको ये रक्त के अंदर क्या कर देता है, स्रावित कर देता है। उसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है आयन संतुलन को पूरे शरीर में कंट्रोल करके रखता है और वृक्क वाले भाग में काम करता है। तो देखिए यह हार्मोन शरीर में आयनों के संतुलन को बनाए रखता है। इस हार्मोन के द्वारा मूत्र में या जो किडनी के अंदर जो रक्त का भाग छाना जाता है उसको बोला जाता है निस्यंदन। निस्यंद बोलेंगे हम उसको। इस हार्मोन के द्वारा वृक्क में उपस्थित निस्यंद में पोटेशियम आयन को लिखेंगे K+ से, पोटेशियम आयन का स्राव किया जाता है तथा निस्यंद में से सोडियम और क्लोराइड आयन का पुनरावशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि हार्मोन क्या करता है, शरीर में आयनों के संतुलन को बनाए रखता है
और उसके अलावा ये हार्मोन वृक्क में उपस्थित जो निस्यंदन होता है उसमें किसका स्राव करेगा, पोटेशियम आयन का तो करेगा स्राव, यानी उसको मूत्र के अंदर डाल देगा, जबकि उस मूत्र जो छना हुआ भाग है उसमें से वापस ये किसको खींचेगा, सोडियम और क्लोराइड आयन का क्या करता है, पुनरावशोषण करता है। तो ध्यान रखना एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो किसका स्राव करता है, किसका पुनरावशोषण करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पोटेशियम आयन का स्राव करता है, जबकि सोडियम और क्लोराइड आयन का पुनरावशोषण करता है। तो ये आपके एल्डोस्टेरोन के कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं कोर्टिसोल। तो स्टूडेंट्स ये हमने मिनरलोकोर्टिकॉइड्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और उसका एग्जांपल है कोर्टिसोल, या इसको कोर्टिसोन भी बोलते हैं। देखिए ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय से संबंधित होता है, यानी उनके पाचन को जल्दी करवाता है ये। उसके अलावा ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। आपको पता है कि जब शरीर में हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो वो यकृत के अंदर जाकर ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और यकृत उसको ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेता है। लेकिन कोर्टिसोल क्या करेगा, उस संग्रहित किए हुए ग्लाइकोजन को वापस तोड़कर ग्लूकोज में बदल देगा और ग्लूकोज रक्त में आएगा तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कोर्टिसोल है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने को रोकता है, यानी अगर शरीर में कोई रोग कारक आ गया या किसी विपरीत जीव के प्रति, रक्त के प्रति अगर शरीर में एंटीबॉडी बन रही होती है तो ये हार्मोन क्या करता है, एंटीबॉडी के रोग
को रोक देता है, यानी प्रति एंटीबॉडी एंटी एंटीबॉडी के रूप में ये क्या करता है, काम करता है, एंटीबॉडी को बनने नहीं देता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम ध्यान रखना, ये शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं उनके उपापचय से संबंधित होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पाचन से संबंधित होता है। तो पहला पॉइंट है, यह है हार्मोन शरीर में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करवाता है, उपापचय करवाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। यह हार्मोन शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ये हार्मोन शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को रोकता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके कोर्टिसोल हार्मोन के काम क्या क्या, शरीर में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करवाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये हार्मोन शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को रोकता है, यानी शरीर में एंटीबॉडी बनने नहीं देता है। तो ये नोट कर लीजिए कोर्टिसोल हार्मोन के कार्यों को।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे अधिवृक्क वल्कुट के दोनों हार्मोन हमने पढ़ लिए, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल। अब हम पढ़ते हैं जो अधिवृक्क मध्यांश है, मेड्यूला वाले भाग से दो हार्मोन निकलेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या इसको हम एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन भी हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अधिवृक्क मध्यांश द्वारा स्रावित हार्मोन। सबसे पहला है एड्रिनलिन। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों हार्मोनों को अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी हमारे लिए, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अब देखिए, जो एड्रिनलिन हार्मोन है जैसा शरीर में काम करवाएगा उसका विपरीत कौन करवाएगा, नॉर एड्रिनलिन। जैसे देखिए, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आपातकाली स्थिति होती है, जैसे अधिवृक्क वो काम कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड काम कर रही थी, सेम उसी प्रकार होगा कि एड्रिनलिन हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे शरीर में हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, रक्त हृदय स्पंदन अंदर को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है, यानी ये क्या करेगा, रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है। अब जब जैसे पानी की पाइप है, अगर आप उसको दबा दोगे तो पानी में प्रेशर बढ़ जाएगा, सेम वही प्रोसेस होता है कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है, जिससे उनके अंदर ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर एड्रिनलिन है इसके विपरीत काम करेगा, ये क्या करेगा, रक्त वाहिनियों को फैला देगा, जिससे रक्त दाब कम हो जाएगा। तो रक्त दाब बढ़ेगा तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि हृदय में पंपिंग की क्रिया जल्दी होने लगेगी। ये हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, ये हृदय की धड़कन को कम करता है, ये रक्त दाब को बढ़ाता है, ये रक्त दाब को कम करता है। मतलब जब भी आपको डर लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, आप भाग रहे हो, उस टाइम आपके शरीर में जो जो रिएक्शन होती है ना, वो सब कौन करवाता है, एड्रिनलिन। यानी ये शरीर में गुस्से के समय, डर के समय, भय के समय, चिंता के समय ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है। और उस समय आप सोचो आपके शरीर में क्या क्या होता है, आप अपने आप सोच सकते हो कि जब आपको डर लग रहा हो तो क्या होता है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्त दाब बढ़ जाएगा, आपकी आंखें फैल जाएगी, और जो आपके रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो सारे के सारे काम कौन करवाता है, एड्रिनलिन। उसके विपरीत देखिए, जब आपको डर लग रहा हो तो क्या आपको भूख लगेगी, क्या आपके लार निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। भूख प्यास लार का स्राव सब मिट जाता है। लार ज्यादा कब निकलेगी, भूख देखेंगे, भूख लगेगी तो खाने को देखेगा तो जो लार निकलेगी। तो ये काम ये क्या करवाता है, यानी लार, सोचो आपकी डर लग रहा है तो उस टाइम लार नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, पाचन की क्रिया कम हो जाएगी, तो वो सारे काम कौन करवाता है, एड्रिनलिन। यानी बाकी कार्य तो बढ़ाएगा, हृदय स्पंदन को बढ़ाएगा, रक्त दाब को बढ़ाएगा, श्वसन दर को बढ़ाएगा, लेकिन लार का स्राव कम होगा, पाचन की क्रिया कम होगी, भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी। और इसमें उल्टा बिल्कुल नॉरएड्रिनलिन, जब आप रेस्ट में हो, टेंशन फ्री हो, तो उस टाइम आपकी हृदय की धड़कन कम रहेगी, श्वसन दर कम रहेगी, रक्त दाब भी नॉर्मल रहेगा, और उस टाइम आप टेंशन फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपको भूख लगेगी, लार का स्राव ज़्यादा होगा, पाचन क्रिया ज़्यादा होगी। तो आप इस प्रकार रटने की बजाय आप इस प्रकार कंपैरिजन करके देख सकते हो कि मान लो मेरे को डर लग रहा है तो मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, वो सारे काम कौन करवा रहा है, एड्रिनलिन। और जब आप रेस्ट में हो, रिलैक्स हो, टेंशन फ्री हो, तो जो काम करवाता है वो कौन करवाता है, नॉर एड्रिनलिन। तो हम कार्य लिखते हैं इसके, रक्त दाब बढ़ना, हृदय स्पंदन दर बढ़ना, श्वसन दर बढ़ना, पाचन क्रिया कम होना, लार का स्राव कम होना,
आंखों की पुतलियों का फैल जाना, रोंगटे खड़े होना, यानी ये सब क्रियाएं कब होगी? जब आपको डर लग रहा हो, डर लगेगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रीनलिन। और इसका विपरीत है नॉर एड्रीनलिन में, इसमें क्या होगा? रक्त दाब का कम होना, दूसरा है हृदय स्पंदन दर कम होना, तीसरा है श्वसन दर कम, चौथा है पाचन क्रिया का अधिक होना, अगला है लार का स्राव बढ़ना, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, तो ये काम है नॉर एड्रीनलिन के। तो स्टूडेंट्स, ये जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, इनके हमने हार्मोन देखे थे। तो उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां तो अपन ने कंप्लीट पढ़ ली। सबसे पहले हमने देखी थी पीयूष ग्रंथि, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये जो आपके अधिवृक्क ग्रंथि हमने पढ़ी थी, दो भाग थे इसके, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स भाग के द्वारा एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल हार्मोन का निर्माण होता था, जबकि मेडुला के द्वारा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव। और उसके अलावा एक हमने पीनियल ग्रंथि को भी पढ़ा था। अब देखिए, जो ये तो मुख्य हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां गिनी जाती है, लेकिन कुछ हमारे शरीर में अंग भी ऐसे होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करते हैं और शरीर में हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो वो कौन कौन से अंग हैं, उनके बारे में देखिए। वृषण और अंडाशय ऐसे दो अंग है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं? हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। जो वृषण होते हैं वो नर मनुष्य में पाए जाते हैं, जबकि अंडाशय वो मादा मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इनके अलावा हार्मोन का स्राव होता है। हमने पिछले टॉपिक, जो जनन तंत्र वाले टॉपिक में हमने देखा था कि अंडाशय के द्वारा भी कई हार्मोन का निर्माण होता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, जबकि वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। तो वास्तविक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, लेकिन हार्मोनों का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ में पढ़ा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है कि वे अंग जो हार्मोनों का निर्माण करते हैं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं। अब वो अंग कौन कौन से हैं? पहला है आपके वृषण, दूसरा है अंडाशय,
वे अंग जो हार्मोनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, हार्मोनों का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में गिने जाएंगे। और ये दोनों हार्मोन कौन कौन से हैं, ये दोनों जो अंग है वो है, एक तो आपके वृषण और एक होता है अंडाशय। जो वृषण होता है वो नर मनुष्य में उपस्थित, नर मनुष्य में उपस्थित, जबकि अंडाशय होता है वो मादा मनुष्य में उपस्थित, मादा मनुष्य में उपस्थित। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य तो करते हैं, तो ये कौन कौन से हार्मोनों का निर्माण करते हैं। तो इन हार्मोनों को भी देखते हैं कि वृषण के द्वारा किन हार्मोनों का निर्माण होता है और अंडाशय के द्वारा किन हार्मोनों का निर्माण होता है। तो देखिए, स्रावित हार्मोन, वृषण के द्वारा मुख्य रूप से एक हार्मोन का निर्माण किया जाता है जिसे नर हार्मोन बोला जाता है, और वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। जबकि मादा मनुष्य के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, मादा मनुष्य के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन, तीन प्रकार के हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। हार्मोनों को नोट कर लीजिए। तो ये तीनों हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन। जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वृषण के द्वारा स्रावित होते हैं। अब हम देखते हैं इन हार्मोनों का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन है इसे नर हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि इस हार्मोन के कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसके अलावा ये शुक्राणु जनन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। जबकि अंडाशय के ये तीनों हार्मोन हैं, इनके क्या क्या कार्य, इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, जो अंडाशय में पुटक बन रहे होते हैं उनका परिवर्धन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भ धारण में सहायक होता है, इसलिए इसे गर्भ हार्मोन भी बोला जाता है। जबकि जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो अंडाशय में जो कार्पस ल्यूटियम बन रही होती है, जो परिपक्व ग्राफियन पुटक होता है, वो अंडाकणों का उत्सर्जन करने के बाद जो पीछे भाग बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और उसके द्वारा इस रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। यह रिलैक्सिन हार्मोन शरीर में क्या काम करता है कि प्रसव के समय ये गर्भनाल को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे प्रसव है वो आसानी से हो जाता है। तो इन हार्मोनों के कार्य देखते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन, इसके कार्य है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाना, शुक्राणु जनन को प्रेरित करना, फिर मादा वाले हार्मोन देखते हैं हम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन।
ये नर हार्मोन है, ये है मादा हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाना, प्रोजेस्टेरोन गर्भ धारण में सहायक, रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित। कार्पस ल्यूटियम किसको बोलेंगे, अंडाशय में ग्राफियन पुटक के बाद बच्चा भाग, और इसका काम है गर्भनाल को चिकना बनाना। प्रसव के समय गर्भनाल को चिकना बनाना। तो ये हार्मोन तो होंगे अंडाशय द्वारा स्रावित, जबकि ये हार्मोन होंगे वृषण द्वारा स्रावित। तो इस प्रकार आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा जो अंग हार्मोन का निर्माण करते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। नर के अंदर एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो वृषण द्वारा निर्मित होता है, ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण और शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, जबकि मादा में अंडाशय के द्वारा 3 हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाता है, प्रोजेस्टेरोन जो गर्भ धारण में सहायक होता है, जबकि तीसरा है रिलैक्सिन जो अंडाशय के ग्राफियन पुटक का जो भाग बचता है कार्पस ल्यूटियम उसके द्वारा स्रावित होता है, और इसका काम क्या होता है, प्रसव के समय गर्भनाल को चिकना बनाने का काम करता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा दूसरे अंग भी है शरीर के जो हार्मोनों का निर्माण करते हैं। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला हार्मोनल नियंत्रण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक की थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।